सभी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के समकालीन भारत भाग 2 यानी भूगोल के पाठ 3 जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, जल एक संसाधन है हमारे लिए, आपके लिए, सभी जीवधारियों के लिए, क्योंकि जल से हमारी ढेर सारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। पीने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, कल कारखानों के लिए, अनेक कार्यों के लिए आज हम और आप सभी लोग जल का व्यापक पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल पर्याप्त मात्रा में इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। हमारे धरातल के ऊपर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, यानी संपूर्ण धरातल के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जल मंडल का विस्तार है। संपूर्ण धरातल के 3/4 भाग पर जल मंडल का विस्तार है। तो हम सामान्य रूप से जब देखेंगे तो हमें यह प्रतीत होगा कि जल पर्याप्त है हमारे लिए। बहुत अधिक मात्रा में इस धरातल पर जल उपलब्ध है और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। लेकिन फिर आज विश्व के तमाम क्षेत्र, जैसे भारतवर्ष का बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, इसके अलावा अफ्रीका का केप टाउन, ऐसे विश्व के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग आज जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो सबसे जो प्रश्न है कि हमारे पास जल तो पर्याप्त मात्रा में है, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल ही जल है, लेकिन फिर भी आज इस आधुनिक युग का मानव कई क्षेत्रों में जल संकट का सामना क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जल तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन हमारे पास इस धरातल के 3/4 भाग पर जो जल है, इसका 70% जल यानी 95.5% जो भाग है वह सागरों में है। यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ऐसे सागरों में 95.5% जल जो है सागरों में विलीन है। अब सागरों का जल लवणीय है। अब लवणीय जल न हमारे पीने के लिए उपयोग में आ सकता है, न उससे हम कपड़ा साफ कर सकते हैं, न खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो इतना जल का इतना बड़ा भंडार, 95.5% भाग जो हमारे सागरों में है, जो लवणीय है। वैसे समान रूप से सबसे जो लवणीय जल का औसत है, यदि आप समुद्र से 1 लीटर जल लेकर आए और उसको आप छत पर रख दे तो वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जल उड़ जाएगा, उसमें 35 ग्राम नमक बचेगा। तो औसत जो लवणता होती है समुद्रों के, सागरों के, महासागरों के जल के अंदर, वह 35 ग्राम की होती है। लेकिन सबसे ज्यादा लवणता जो है मृत सागर में पाया जाता है, 280 ग्राम से अधिक। तो इस तरह से सागरी जल हमारे लिए अनुपयोगी है। इसके अलावा 2.2% जो जल है वह ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों के हिम टोपियों के रूप में विद्यमान है, वो भी हमारे लिए उपयोग में नहीं है। जैसे एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है, ऐसे आर्कटिक महासागर जो पूरा पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों के ऊपर जो है ये बर्फ के रूप में जल विद्यमान है। हमारे लिए जो उपयोगी जल है वह 10.6% ही उपयोगी जल है, जिसे कहा जाता है भूमिगत जल, अधोभौमिक जल। यही हमारे लिए उपयोगी है और हमारे सभी क्रियाकलापों और हमारी आवश्यकता के पूर्ति के लिए इसी जल का हम प्रयोग करते हैं। अब बताइए, पूरे विश्व के 7 मिलियन जो जनसंख्या है वह इस 10.6% जल पर ही उनका भविष्य टिका हुआ है। और इसलिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल की कमी का, अभाव का हमको सामना क्यों करना पड़ रहा है, यही कारण है। जल की अधिकता तो है, लेकिन जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हुए भी हमारे लिए क्या है, बहुत कम सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब जल कई प्रकारों में हमारे सामने उपलब्ध रहता है। जल के कई प्रकार के रूप में हम इस धरातल के ऊपर जल देखते हैं। जैसे सबसे पहले अधोभौमिक जल, वर्षा के द्वारा जल हमको प्राप्त होता है। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है वर्षा है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के जल स्रोतों के ऊपर पड़ता है तो वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जलवाष्प बनते हैं और वही जलवाष्प संघनित होकर जो है बूंदों के रूप में धरातल को प्राप्त होते हैं, जिसे वर्षा कहा जाता है। अब वर्षा का जल नदियों के माध्यम से बह के चाहता है समुद्र में एकत्र होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर सागरों का जो जल है वह लवणीय क्यों हो गया?
वो नमकीन क्यों हो गया? तो हमारे देश भारतवर्ष में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसी जो सतत वाहिनी नदियां हैं जो हिमालय के ऊंचे पर्वत श्रेणियों से निकली हैं। ये ग्रीष्म काल में इनमें बर्फ पिघल कर जल आता है, जल प्लावित होता रहता है, और वर्षा काल में वर्षा का जल इसमें प्लावित होता रहता है। ये नदियां प्राचीन काल से ही, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से ये नदियां बह रही हैं, और ये नदियां अपने मार्ग से कंकड़ पत्थर को, मिट्टी को काट काट कर लाकर सागरों में विलीन करती हैं। तो इस धरातल के ऊपर बहुत सारे जो है नमक के चट्टानें पाई जाती हैं, और उन चट्टानों के नदियां लगातार वर्षों से लगातार घोल रही हैं और पुनः उन नमकीन जल को लाकर सागरों में विलीन कर रही हैं, जिससे धीरे धीरे सागरों का जल क्या हो रहा है? लवणी हो रहा है, और वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा सागर का सिर्फ शुद्ध जल वाष्पीकृत हो जाता है और लवण वहीं बच जाता है। तो इस नाते जो है सागर का जल हमारे लिए अनुपयोगी है। तो अधोभौमिक, जब वर्षा होता है तो वर्षा का जल धरातल को प्राप्त होता है। तो धरातल में कुछ ऐसे चट्टानें हैं जो पारगम्य चट्टानें होते हैं, और कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो अपारगम्य चट्टानें होती हैं धरातल पर। तो जो पारगम्य चट्टानें होती हैं धरातल की, तो वर्षा का जल क्या होता है? उनसे रिस रिस कर क्या जाता है? भूमि के नीचे जाता है, जिसे कहा जाता है अधोभौमिक जल, जिसे हम नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से निकालकर अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब अधोभौमिक जल, जैसे अधोभौमिक जल के ऊपर ही सारा हमारा विश्व टिका हुआ है, और इस अधोभौमिक जल को बचाए रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे आप अपने मोबाइल को जब रिचार्ज करते हैं तो 2 महीने का यदि पैक लेते हैं तो 2 महीना आपका मोबाइल चलता है। तो एक बार मोबाइल आप रिचार्ज किए और उतने समय तक बात किए। इसी तरह से वर्षा का जल रिचार्ज होकर अधोभौमिक जल के रूप में भूमि के नीचे जाता है। तो हम लगातार इसका नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से लगातार इसका दोहन तो कर रहे हैं अधोभौमिक जल का। लेकिन यदि आपका मोबाइल का रिचार्ज समाप्त हो गया तो आप ना इंटरनेट का यूज कर पाएंगे, ना आप कॉल कर पाएंगे, तो ये दिक्कत पैदा हो जाएगी। यही समस्या बनी हुई है अधोभौमिक जल के साथ। हम इसका दोहन तो कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसको रिचार्ज करने का हम समय, अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी लगातार जल बनता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है, जल नष्ट नहीं होता है, सिर्फ जल जो है पोल्यूटेड होता है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी आज विश्व के सामने जल संकट पैदा हो रहा है। इसके बारे में सोचने की आज आवश्यकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जल संरक्षण नितांत आवश्यक है। तो ये अधोभौमिक जल, भूमि के नीचे जल प्राप्त होता है, यही हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा है वर्षा का जल। वर्षा के माध्यम से जो है हमको जल प्राप्त होता है। पृथ्वी के जो जल स्रोत हैं उनका वाष्पीकरण वहां से होता है सूर्य के माध्यम से, और फिर वह जल प्राप्त होता है धरातल को पुनः। इसी तरह से नदियों का जल, ये भी मीठे पानी का जल स्रोत होता है, और नदियां जो है सतत वाहिनी नदियां हैं और समुद्र तक जाकर गिरती हैं। अब देखिए भूजल जो हमारे लिए अधोभौमिक जल है, उसी को भूजल कहा जाता है। तो भूजल प्रबंधन, क्योंकि 0.6% जल पर ही हमारा पूरा का पूरा जो है पूरे विश्व के संसाधन के रूप में इसका विकास टिका हुआ है। इसलिए अधोभौमिक जल यानी भूजल प्रबंधन करने की आज नितांत आवश्यक है। अब अगले दिन हम लोग भूजल प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।